बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 51 न्यूज़ के साथ वकास रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम देखने सुनने और जानने वालों को वकास रशीद और 51 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। और सबसे पहले आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इनका तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद खान पंगेश। ये इनका एक यूनिक रेस्टोरेंट है गुलबर्ग ग्रीन के अंदर। सेकंड वाइफ के नाम से यूनिक नाम के साथ इन्होंने यहाँ पे सेकंड वाइफ के नाम से एक रेस्टोरेंट का आगाज़ किया था और आज माशाल्लाह इनका रेस्टोरेंट एक यूनिक यहाँ पे चल भी रहा है। इसके साथ साथ ये सदर अमन कमेटी भी हैं, चेयरमैन अमन कमेटी भी हैं। ये अमन कमेटी के हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ मेहमान मौजूद है हमीदुल्लाह शनवारी साहब। इनसे भी डिस्कस करेंगे, इनके जर्नी के बारे में भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं सबसे पहले जावेद साहब की तरफ। और सर सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरी तरफ से आपकी टीम को मुबारक हो कि वो इस बरकत और खुशी के मौके पर तशरीफ़ लाएँ। मैं अब पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके रेस्टोरेंट की तरफ तो बाद में आएंगे, पहले आप चेयरमैन अमन कमेटी हैं कि अमन कमेटी की वजह क्यों पेश आई थी, क्या ज़रूरत थी इसको बनाने के पीछे? और आपके पास यहाँ पर बड़े जरगे आते हैं जिनके आप इश्यूज़ हल करवाते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात थी इस कमेटी को स्टार्ट करने के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारी जो कोर्ट कचहरियाँ हैं आवाम को इंसाफ मिल नहीं रही थी, तो हमने फिर इसके बारे में क्यों ऐसी एक कमेटी लाई जाए जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। तो लिहाजा लोग कोर्ट कचहरी से तंग आ चुके थे, वो इसलिए कि इंसाफ नहीं मिल रहा था। अगर आप हमारे कचहरी में जाएंगे, कोर्टों में जाएंगे, उसके लिए तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए और अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र चाहिए और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़जाना चाहिए, तब आपको सिर को पहुँचेंगे। लिहाजा वही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसी कमेटी बनाई कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो भी तनाज़ा है वो खुश असलूबी से तय जाए। लेकिन उसमें कोर्ट कचहरी तो सालों साल लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि जब हम दोनों फ़रीक़ैन को बिठा लेते हैं तो अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ही खुश असलूबी से, क्योंकि दोनों का इंसाफ मिला है, दोनों की जान छूट रही है। आप देख लेंगे एक गुनहगार है वो भी कोर्ट में चक्कर लगा रहा है और जो बेगुनाह है वो भी चक्कर लगा रहे हैं। यही है, तो जलील हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इस कमेटी के लिए ऐसे दी है ताकि लोगों को इंसाफ मिले, तो इस वजह से ये कमेटी हमने तश्कील दी है। ठीक हो गया। आपके पास बड़े तबके के लोग भी आते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए तो बहुत बड़े जरगे आपने इससे पहले हल करवाए हैं। क्या आगे मज़ीद ये काम आप जारी रखेंगे और इसमें कोई बेहतरी हमें देखने को मिलेगी और क्या डेवलपमेंट हो सकती है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हम इसको आपको नहीं है, लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया पे चेक करें, फेसबुक पे जो करें, जहाँ पर यूट्यूब पर चेक करें, तो ये तो बेहतरी की तरफ दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग खुश हो रहे हैं कि हमें इंसाफ मिल रहा है, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो रही है। किसी महाज पर भी जहाँ पर भी जुल्म होगा वहाँ पर एक कमेटी होगी। और सिर्फ ये ये उसकी नहीं है एक कौमी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के सतह पर और हर फ़िरके के लिए, हर कौम के लिए, हर ज़बान के लिए, इन्हीं के हमारे पश्तूनों के लिए। हाँ, हमारे पश्तूनों के लिए बड़े मसाइल थे, क्योंकि बेचारे जो हमारे ओवरसीज़ वाले बैठे हैं उन बेचारों के साथ बड़ा जुल्म होता है। और यहाँ पर आते हैं तो इधर नौसरबाज बैठे हैं, उनको लूटने के प्लाट ऐसे जाली प्लाट उनके करके दिए हैं, तो बेचारे तो मजलूम, उनको कोई सुनवाई वो नहीं हो रही है। तो इसके लिए कमेटी इसलिए ज़रूरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्लाटों के मसले, ऐसे रिकवरी पैसों के मसले हमने किए, तो वो ज़रा आप चैनल पर जाएंगे फिर सोशल, फिर आपको पता चलेगा। ऐसे बड़े बड़े जरगे, कत्लों के जरगे, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मेरे जो एक जरगा किया वो आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जरगा, इतना हाई जरगा था कि दोनों फ़रीक़ैन ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़े अच्छे तरीके से, और हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे जब तक हमारी, कहते हैं ना, हमारा मंशूर ही यही है। हमारी जब मैं तब खुश होता हूँ जब दो फ़रीक़ैन आपस में एक हो जाते हैं, उस दिन मेरी बड़ी खुशी होती है। आपने कमेटी का नाम अमन कमेटी रखा है, तो इसके पीछे यही रीज़न थी कि आप अमन पैदा करें, लोगों के अंदर एक खुशहाली लेके आएँ, और इसके पीछे क्या और आपके माइंडसेट में क्या रीज़न चल रही थी? ठीक है, मैंने तो अमन इधर कायम की है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर अमन देखें आप, देखें जो यूनाइटेड नेशन बैठी हुई है, जो एक जालिम के रूप में बैठी है, अमेरिका, इसराइल, थोड़ा सा
अमन तो हम तो लोकल पे ही बात करें, लेकिन इंटरनेशनल पे अमन कर देख लें। आज हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, बच्चों के टुकड़े हो रहे हैं, बच्चों के लश कुत्ते खा रहे हैं, उम्मत मुसलमान तो इतनी बेहस हो चुकी है, इतनी मैं कहता हूँ कि डरपूक हो चुकी है, बेगैरती की भी इंतहा होती है कि आज जो कुछ हो रहा है क्या ये अमन वो किधर गया। हम तो कहते थे ना ये जो गैर है ना, एक कुत्ते की मौत नहीं बर्दाश्त कर सकती है। आज वहाँ पर जो हो रहा है, ये जो नेटो बनी है ना, इस मुसलमानों के लिए बनी है, अगर ये इधर होती है ना, एक बच्चे को मार कर दिखा दो तो पूरे वर्ल्ड में शोर डलता है कि दहशतगर्द है। तालिबान ने थोड़ा सा किया था, दहशतगर्द का सबसे बड़ा दहशतगर्द पूरी दुनिया को पता चला है। आज मुसलमान तो इतना डर गया, आप उनके देखें, इसराइल को देखें, अमेरिका को देखो, जर्मनी को जितने यहूदी लाबी है, जितने आपके यानी मगरबी वाले, वो जाकर उनके सदर भी उधर जा रहे हैं, वहाँ पर असला भी दे रहे हैं। क्या उनकी नज़रें कि जो बच्चों की औरतों की लाशें गिर रही है, उम्मत मुसलमान खामोश है, इनकी बेगैरती की इंतहा है, क्या ये बड़ी दहशतगर्दी नहीं है? हाँ, आज पता चला कि जो दुनिया की खामोशी ये बता रही है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। आप जितने भी इस्लामी ममालिक देखें, जो नेटो बनी है, ये किस लिए बनाई गई? अफ़गानिस्तान के ऊपर झगड़ा हुआ था, हमला हुआ था, अफ़गानिस्तान के पास न टैंक था न कुछ था, इतने बड़े इनको इत्तेफाक करने की ज़रूरत की, इत्तेहाद होने की ज़रूरत की थी कि अमेरिका ने सबको मिलाकर उसके ऊपर हला बोल दिया। फिर जाकर इराक़ में देख ले, लीबिया में देखे, शाम में देखे, जितने मुसलमान ममालिक है वहाँ पर आग लगी हुई है। किसी यूरोप मुल्क में कोई जगह कुछ भी हो जाते हो, कहता हमलावर, इधर हुए तो दहशतगर्द। आज सबसे बड़ी दहशतगर्दी दे लो तो फ़लस्तीन में हो रही है। वो बच्चे इसी तरह पड़े बेयार और मददगार। मुसलमान इतना डर चुका है कि उसको लाशें यानी उसकी तक आवाज़ तक नहीं उठा सके। अब तो मीडिया कौन की आंखें हैं, ये तो आवाज़ उठाना आपका काम था, लेकिन मीडिया भी खामोश है, मुसलमान भी खामोश है। इनको कहना जो जुल्म करना है करने दो। जब से ज़मीन आसमान कायम, इतना जुल्म कभी नहीं जो हुआ। अमन, ये इसको अमन कहते हैं, जो इन्होंने अमन के लिए एक यूनाइटेड नेशन उन्होंने आंखें बंद की हुई है। कितने बड़े दावेदार किधर हैं? ये दावेदार किधर जो दावे करते अमन के लिए हैं? लेकिन आज पता चला कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, फ़लस्तीन की नस्ल कशी, बैतुल मुक़द्दस के ऊपर जो कुछ हो रहा है, क्या मुसलमान खामोश है? या अमन किधर है? अमन तो है ही नहीं। अमन का नाम बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अमन नहीं, ये दहशतगर्दी जैसे वो कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी है। दूसरा, आपने इतने बड़े फैसले करने की कोशिश की है, आपने बहुत सारे इकदाम इस तरह किए हैं लोगों के लिए, फ़लाई कामों में आपने हिस्सा लिए। सियासत में आने का आपने कोई नहीं सोचा कि आप सियासत में आ जाएं और मुल्क और कौम की खिदमत करें एज अ सियासी वर्कर? सियासत आपके सामने है, जो सियासियों का बुरा हाल हुआ है, जो सियासत के हुआ है। क्या कभी ऐसा, मेरी बात सुने, अगर सियासी है वो भी है, उसने कौम के साथ वादे की पूरी की ही नहीं है। मैं आपके साथ वादा करता हूँ ये काम करूँगा, न करूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं घर बैठा रहूँ, मैं अमन कर झरगे करता हूँ, ये बेहतर नहीं है? यू विल चेंज। अगर आप सियासत में आते हैं तो आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। वो तो फिर अल्लाह की तरफ से अगर करेंगे तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा शौक़ नहीं है उसमें आने का। मंगेश साहब, आप फ़लाई कामों के अंदर ही अपना तावन बरकरार रखना चाहते हैं, लोगों के साथ इसी तरह चलना चाहते हैं जिस तरह खुशनुदी के साथ आप वर्क करते हैं, फ़लाई कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अमन कमेटी आपने तश्कील दी है लोगों के बड़े बड़े जिरगों को मसाइल को हल करने के लिए। तो अगर आप सियासत में आते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन, अगर आप सियासत में आते हैं तो आप क्या चेंज लेके आएंगे? लेकिन आप एक वादा करेंगे, ये जो मैंने इंटरव्यू दी है फ़लस्तीन वाली, ये आपने जारी करनी है, यानी कि आप इसकी कटौती करें। आज मेरी बात सुने, अमन इंटरव्यू आपका पूरा चलेगा। हाँ, कोई कटौती नहीं ये नहीं आए क्या? अगर मैं ऑन एयर आपका भी ईमान का है, आपका भी पता चलेगा। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूं। मेरी बात सुने, मैंने जिधर भी जब ये आई है तो उन्होंने कटिंग की हुई है, क्योंकि वो चलनी नहीं दी है। ना, ये बात नहीं होगी। नहीं, अगर आपने ईमान का हिस्सा है, अगर ये कट हो गया तो मैं इंटरव्यू करना छोड़ दूंगा। चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप जैसे कहेंगे अमन के लिए, तो हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि अमन हो, रिलीफ हो। आज मैं यही कहता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा आज पाकिस्तान के हालात जो गुजर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात ठीक है, हमने खुद ख़राब किए हुए हैं, लेकिन लोगों के जो गुर्बत के हालात गुजर रहे हैं ना, ये काबिल बर्दाश्त। फ़लस्तीन के लोगों के लिए, यहाँ की हुकूमत के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए। ये हमारी आवाम का कसूर नहीं, हुकूमत का कसूर है कि उसने आंखें बंद की हुई इसराइल से डर रहे हैं। उन्होंने एक छोटा सा यहूदी है, इन बेगैरतों को, यहूदी को तो जिधर देखो उसको मारो, क्योंकि उसने हमें मौका दे दिया। मुसलमान ने कभी पहल नहीं की है, मुसलमान ने कभी उनको कोई नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने किया। अब पहले उसामा की शक्ल में अफ़गानिस्तान के ऊपर, अब ये फिर जाकर फ़लस्तीन में हमास को उनको बहाना बनाकर उनको क्रश करने की कोशिश करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाले के
دیکھ لیں آج وہاں پر جو مجاہدین ہیں ان کو فتح ہو رہی ہیں لیکن میڈیا دکھا نہیں رہی ہے. آپ ایک فیس بک پہ چڑھے تو ان کی منافقت کا پتہ تو ادھر سے چلتا ہے. آپ ایک فیس بک پہ چڑھے آپ کی آئی ڈی بلاک کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑے منافق کوئی ہے؟ اس سے بڑے حسیدین کوئی ہے؟ یہ پھر اچھا مجھے بتائیں آپ ان کو بڑے کیا کہہ رہے ہیں؟ نرم دل کہہ رہے ہیں. یہ کتے کی منہ نہیں برداشت کر رہے ہیں. آج جو بچوں کی لاشیں برداشت ہو رہی ہے یہ کون ہے؟ وہی کر رہے ہیں نا. پھر اٹھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ پھر مسلمان کو موقع کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مسلمان تو ویسے بھی بیچارہ پیچھے اس کے ہمت ہی نہیں, ایمان ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو بے حد ہو چکا ہے. کسرے کے گھر میں بھی کبھی بچا ہوا ہے. آج عید کا دن ہے. عید کے موقع کے اوپر آپ کی کیا تیاریاں ہوتی ہیں؟ کس طرح آپ عید کو سلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا فیملی کے ساتھ آپ عید گزارتے ہیں یا آپ باہر دوستوں کے ساتھ عید کو سلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا روٹین آپ کی ہوتی ہے؟ روٹین ورک عید کے دن کا کیا ہوتا ہے آپ کا؟ عید کا دن تھا لیکن اب کیوں نہیں ہے؟ تیرے گھر میں میت پڑے ہو, بچوں کی لاشیں, تو عید منائے گا؟ ابھی کیا مسلمان کون سی عید منائے گا؟ کس آنکھوں سے کس اسے منائے گا؟ ہمارے مسلمان بچوں کے ٹکڑے روڈوں پہ پڑے ہیں. میرے ماں بہنیں کے ادھر ٹکڑے پڑے ہیں, بوڑھوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, مسجدیں سب کچھ ہے. عید کیا ہے؟ عید تو پہلی تھی کہ ہم چلو فیملی کے ساتھ منا لیتے, سب لوگ آتے اس کو مبارکباد دیتے کچھ. میں کس بات سے مبارکباد لوں گا؟ کوئی عید شید نہیں ہے. عید ہوتی ہے مسلمان کے لیے, امن کے لیے. تو اب مجھے بتائیں آپ کے گھر میں میت, بچے کی لاش, بچے کو چیرا ہوا ہے, عید منائیں گے؟ کیا ہم نہیں آپ منائیں گے؟ بچائیں آپ کے پڑوس میں ایسی کسی بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دے, کبھی نہیں. تو پھر جب نہیں منا سکتے تو عید کیسے منائیں؟ فلسطین میں آپ کیا ہو رہا ہے آج؟ بچوں کے ٹکڑے سب کچھ ہو رہا ہے. تو عید تو میرے خیال میں ہمیں بڑے سادگی سے ادا کرنی چاہیے. ٹرو پوائنٹ ہے. بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر تھوڑا سا میں آؤں گا, کیا چینجنگ لے کے آئیں گے؟ ینگ جو جنریشن ہے اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز اے بزنس؟ آپ ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر گلبرگ گرین کی اگر میں بات کروں تو 2 ریسٹورنٹ اس ٹائم آپ کے چل رہے ہیں. ایک بہترین آپ کا بزنس یہاں پہ چل رہا ہے, ایک آپ کا سیکنڈ وائف کے نام سے ایک ریسٹورنٹ ہے. ایک بہت یونیک نام ہے یہ. اس کو رکھنے کا پہلے یہ بتائیے گا سیکنڈ وائف کا کیا ریزن تھا اس کے پیچھے آپ نے یہ سیکنڈ وائف نام رکھا ہے؟ اصل میں یہ کینیڈین چینز ہیں, یہ جو میں نے یہ کینیڈین تو انٹرنیشنل چینز ہیں. تو اس وجہ سے یہ پھر ہم نے انتخاب کیا. ایک تو انٹیک سا تھا تو اس وجہ سے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں, آ رہے ہیں. پھر ساتھ پنگر شنواری ریسٹورنٹ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم نے اصل میں جو کامیابی کا راز ہے یہ معیار پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. معیار پہ کوئی کمپرومائز, ورائٹی اعلیٰ کوالٹی یہاں پر الحمدللہ. وہ میں نہیں کہوں گا, آپ دکھائیں گے پھر آپ بتائیں گے. یہاں پہ اعلیٰ شخصیات, سیاسی شخصیات آتی ہیں, بڑے بڑے بزنس مین یہاں پر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اداروں سے ریلیٹڈ یہاں پر لوگ آتے ہیں, آرمی سے ریلیٹڈ, پولیس سے ریلیٹڈ یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ کیا اور ریسٹورنٹ نہیں ہے یا یہاں پہ کوئی کوالٹی, کوئی آپ کے ساتھ ان کی کوئی دلی لگاؤ ہے آپ کے پاس؟ بڑی اہم شخصیات یہاں پر تشریف لا چکی ہیں. جی الحمدللہ یہاں پر ہے کہ ہمارا جو معیار ہے صفائی کے لحاظ سے اور ذائقے کے لحاظ سے, ایک دفعہ کوئی کھانا کھاتا ہے انشاءاللہ پھر دوسرے ریسٹورنٹ پہ کھانا نہیں کھائے گا. یہ اور وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, وہ تو آپ کہیں گے. ہم نے تو رکھ دیا, تعریف کرنا آپ کا کام ہے. اس کو پسند نہ کرا, اگر آپ نے اچھے خوراک کو ملے تو آپ دوبارہ دوسروں کو ملے گا اور خود بھی لے کریں گے. اس کا اصل راز تو یہی, ہمیشہ کے لیے ایمانداری قائم رکھیں. ہمیشہ کے لیے ایمانداری, صاف ستھری خوراک. جیسے گھر کے لیے الحمدللہ میری ٹیم نے, میری جتنی انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے. شنواری صاحب بیٹھے, انہوں نے کہا قیامت کے دن تمہارا ہاتھ ہوگا, میرا گریبان ہوگا. اگر السلام علیکم. اپنے بڑے بھائی ہے بنگش صاحب, جاوید بنگش صاحب. تو جو یہ پروجیکٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, پہلے دن سے بنگش صاحب کو اور ہمارا یہ ہوتا کہ ہمارے لیے کسٹمر سیٹسفیکشن نمبر 1. معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہاں پہ آپ کو بالکل فریش ڈیلی ہمارا مٹن آتا ہے, چکن آتا ہے, ویجیٹیبل, ہر چیز ڈیلی بیس آتے ہیں. پھر آپ اندر ہمارا کچن کا وہ دیکھیں, مٹن جو ہمارا آتا ہے 12-13 kg سے زیادہ دمبے کا, بکرے کا ویٹ نہیں ہوتا. تو وہ آپ کو تقریباً ودن 30 منٹ آپ کا فریش مٹن تیار ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ ابھی لوگ آ رہے ہیں, ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے, لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے بھی اپنے ساتھ یہ وہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے معیار کو انشاءاللہ برقرار رکھنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کسٹمر ابھی آپ آ رہے ہیں, آپ گھر سے نکلتے ہیں 40-45 منٹ آپ کا ڈرائیو, ادھر آپ ہمارے پاس آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ویٹ, پھر 1 گھنٹے میں کھانا. تو آپ کی قیمتی 3 گھنٹے ہمارے پاس, اگر ہم آپ کو اچھا سرو نہیں کریں گے تو یہ زیادتی ہے.
तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बिल्कुल मुतमईन करके बेचते हैं। वैसे नॉर्मल दिनों और ईद के दिन के अंदर यहाँ पर क्या स्पेशल चीज़ होती है? ईद के दिन लोग क्योंकि फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं, एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, तो ईद के मौका पर यहाँ पर क्या स्पेशल क्वालिटी आपके पास मौजूद होती है? आइटम्स कितने मौजूद होते हैं आपके पास? हमारी स्पेशलिटी तो मटन में जैसे रोश हो गया, दम पोख हमारी बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है। बाहर खड्डा वो बना हुआ है, सालिम दुम्बा, शिनवारी कढ़ाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 6-7 अच्छे आइटम की वैरायटी होती है। अभी रमज़ान के लिए बूफ़ा भी लगाया बड़े अच्छे प्राइस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह बूफ़े के लिए भी लोग आ रहे हैं और शिनवारी खाने के लिए भी लोग आ रहे हैं। ईद के लिए हम लोगों ने स्पेशल प्लान किया हुआ है, मैक्सिमम स्टाफ आया हुआ है हमारे पास, ताकि लोगों को क्विक क्वालिटी और क्विक सर्विस प्रोवाइड करें अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे दराज से आप बंगश साहब के साथ हैं और आगे कितना मज़ीद चलेंगे? बंगश साहब तो हमारे बड़े हैं माशाल्लाह, इनकी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और हमारा इनके साथ ये बिज़नेस का ताल्लुक़ के अलावा घर का ताल्लुक़ है, इलाका हमारा एक है, और इनकी तो इलाके में भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ईद के दिन ये किस तरह गुजारते हैं, किस तरह ये ईद को सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली के साथ करते हैं या दोस्तों के साथ। आज तो यहाँ पर हमने इन्हें देखा है कि ये दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी यहाँ पर गपशप भी लगा रहे हैं और खुशगवार मूड में नज़र आ रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे इस ईद के मौके पर? सबसे पहले तो ईद बहुत मुबारक हो। देखें, जिस तरह आपने कहा दोस्तों में हमेशा आदमी खुशगवार मूड में होता है, तो आपने ईद के लिए कहा, तो हम लोग बेसिकली सियासत करते हैं और सियासत मरकज़ में होती है। हमारा घर इस्लामाबाद में है, लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ और मेरा ताल्लुक़ LOC से है। और जब ईद होती है तो हम अपने गांव में अपने लोगों के साथ मनाते हैं, और अक्सर अपने बच्चों को भी साथ उधर ही ले जाते हैं। तो मैं ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में ही होता हूँ। और यहाँ जो ये बंगश साहब ने जब से ये रेस्टोरेंट खोला है, तो ये हमारे रास्ते में आता है, और ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर है। तो यहाँ हम अपने दोस्त जो इस्लामाबाद के भी है उनको भी यहाँ आसान पड़ता है, और रावलपिंडी वालों को भी, और फिर हमारी कई शामें यहाँ गुजरती हैं और गपशप होती है। क्या सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं आजकल? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सिचुएशन है, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? ईद के बाद या ईद से पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई ख़बरें गर्दिश कर रही थी, क्या कोई उसमें हकीकत है, कोई होने जा रही है, कोई इस तरह की सिचुएशन की है? जो ख़बरें गर्दिश करती ये डिसइंफॉर्मेशन है। खान झुकने वाला आदमी नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन किसी डील में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर ख़ान को मुल्क की ज़रूरत हुई, कौम को ज़रूरत हुई, तो फिर ख़ान जो है वो अपने आप को वक्फ़ कर सकता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए। आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इस टाइम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई मैसेज फॉरवर्ड करना चाहें? देखें, ईद पर ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं। अपने दोस्त अहबाब अजीज़ो अरब बाहर से अंदर से इकट्ठे होते हैं, ईद पढ़ते हैं और खाने वगैरह भी तनावल करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं सारी फैमिलियाँ। लेकिन ना हमारी ईद जो है वो खान साहब के साथ है। खान साहब जेल में है, तो हमारी ईद उस तरह नहीं है। ये इसी तरह है कि आप जहाद में हो और वक्त नमाज का हो, तो फिर आपको नमाज पढ़नी होती है। आधे जो हैं वो उनकी हिफाजत करते हैं पढ़ने वाले, और फिर जब वो पढ़ बैठते हैं तो दूसरे भी पढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा जो ईद है ये कोई आधी सी ईद है, उस तरह की ईद नहीं है। और उस तरह की ईद उस दिन होगी जिस दिन खान साहब कैदी नंबर 804 जेल से बाहर आएंगे, और फिर कौम जब इस्तकबाल करेगी तो फिर ईद का पता चलेगा कि पाकिस्तान में ईद खान के बग़ैर कैसे थी
اور خان کے ساتھ کیسے ہے. کب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن آپ تک پہنچی ہو یا کوئی آپ کو سچویشن اس طرح کی نظر آ رہی ہو؟ نہیں ایسا نہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور پھر خراب ہو جاتی ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا غائبانہ ہاتھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, پاکستانی قوم کے لیے اچھا نہیں ہے, کشمیریوں کے لیے اچھا نہیں ہے, فلسطینیوں کے لیے اچھا نہیں ہے, مسلم امہ کے لیے اچھا نہیں ہے. آج فلسطینی گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور مسلم امہ ایک پیج پر نہیں ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی شخصیت ہے, ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور استقامت دی ہوئی ہے کہ وہ اگر باہر آئے اور اقتدار سنبھالے تو پھر مسلم امہ کو بھی وہ سنبھال سکتا ہے اور دنیا کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے. وہ صرف عمران خان ہی ہے. تھوڑا سا اس سے پولیٹیکل سچویشن سے ہٹیں گے ہم. بنگش صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. آپ کے درینہ ساتھیوں میں سے ایک آتے ہیں, تو کافی آپ کے ساتھ بہترین ان کی دوستی بھی ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان کے ریسٹورنٹ کے حوالے سے, جس طرح وہ فلائی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں؟ تھوڑا بنگش صاحب کے حوالے سے کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ بنگش صاحب فلائی اور سماجی کاموں میں بہت آگے ہیں, ہم سے آگے ہیں. اور پھر انہوں نے لوگوں کے لیے ٹیسٹ بھی مہیا کیا ہے کہ وہ یہاں آ کے ٹیسٹ بھی لگاتے ہیں اور اچھے اچھے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور پھر ان کا ایسی جگہ پر یہ ریسٹورنٹ ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ اس بزنس سے ان کا حلقہ احباب وسیع ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں کہ یہاں ریسٹورنٹ نہیں تھا تو میرے ساتھ تعلق نہیں تھا. آج میں کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے جن دوستوں کے ساتھ ہے, آج جن دوستوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں, تو بنگش صاحب کے حلقہ احباب میں اور دوستوں میں اضافہ ہو رہا ہے. سیاست میں آنے کا کوئی مشورہ دیں گے بنگش صاحب کو؟ ابھی نہیں, جس وقت حالات ٹھیک ہوئے تو میں پھر مشورہ دوں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.